जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 2023 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 10 के बारे में, साक्षियों की परीक्षा के विषय में। ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल प्रोसीजर का मामला हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर का मामला हो। दोनों मामले में साक्षियों की कैसे परीक्षा की जाएगी, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, इन सब चीज़ों का वर्णन दिया गया है इस अध्याय में। न्यायालय का क्या इसमें पावर होगा, अभियोजन का क्या पावर होगा, जो चीफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, चीफ एग्जामिनेशन कौन कराएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कराएगा, और उसमें राइट क्या होगा, ये सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल के दृष्टि से, जो प्रैक्टिस के पर्पज़ से होता है, ये यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये अध्याय। तो आइए बिना विलम्ब किए हम लोग चर्चा करते हैं। धारा 135 में, जो पूर्व के इंडियन एविडेंस एक्ट जो थे 1872 का, उसमें धारा 135 से ये अध्याय चालू था। यहाँ पे धारा 140 से ये अध्याय चालू है। तो ये कह रहा है कि द आर्डर इन विच विटनेसेज आर प्रोड्यूस एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रेस्पेक्टिवली एंड इन द absence ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो भी साक्ष्यों का पेशकरण होगा वो सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के जो उसमें वर्णन किया गया है, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसके द्वारा किया जाएगा। और ऐसे किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक पर होगा और वही रेगुलेट करेगा। मतलब इसके कहने का तात्पर्य यही है कि या तो सिविल प्रक्रिया संहिता में जो बातें कही गई हैं, जिसके तहत जो है साक्ष्यों की परीक्षा कैसे होगा, पेशकरण कैसे होगा, उसके तहत होगा, या जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो बात कही गई है दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि अभी ये बदलाव हो करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, उसके तहत जो भी होगा किया जाएगा। और इसके अभाव में न्यायालय को विवेकी पावर होगा कि वो कैसे रेगुलेट करे। अब इसके बाद धारा 141 आ रहा है कि जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। तो धारा 1 कह रहा है कि वेन आइदर पार्टी प्रपोज टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट द जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर द alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise। यहाँ ये कह रहा है कि कोई भी साक्ष्य जब विटनेस प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी पार्टी के द्वारा एविडेंस दिया जाता है और वो किसी फैक्ट के बारे में दिया जाता है, तो न्यायालय ये पूछ सकेगा कि ये जो एविडेंस है वो किस प्रकार से यदि साबित होता है तो किस प्रकार से वो सुसंगत होगा। जो कि पिछले अध्यायों में हम लोगों ने देखा है कि रिलेवेंसी क्या होती है, सुसंगतता क्या होता है, उसी सुसंगत तथ्यों के ही बारे में न्यायालय जो है साक्ष्य लेगा। और ये भी पूछ सकता है कि न्यायालय चाहे तो बिना साक्ष्य को जो है बताए पूछे वो ग्रहण करने के लिए और इजाज़त दे सकता है। दूसरा उदाहरण कर रहा है कि इफ़ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रोवाइडेड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन अनलेस द पार्टी अंडरटेक्स टू गिव प्रूफ of such fact and the court is satisfied with such undertaking। दूसरा इसका उपधारा कह रहा है कि यदि कोई ऐसा साक्ष्य है जो कि किसी साक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले वाले साक्ष्य को जब तक साबित नहीं कर पाएंगे तब तक दूसरा साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, तो सबसे पहले न्यायालय कहेगा कि पहले उस प्रथम साक्ष्य को साबित करें,
और तब ये दूसरा वाला साक्ष्य साबित करेंगे। उसके अलावा जो है न्यायालय चाहे तो बिना उस प्रथम वाले साक्ष्य को साबित किए ही अंडरटेकिंग लेकर के और इसका दूसरा वाला साक्ष्य देने के लिए अनुमति दे सकता है। जैसा कि एक उदाहरण में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इलुस्ट्रेशन में कि कोई डैन डिक्लेरेशन का एविडेंस देना चाहता है तो उसको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं सकता है या इतना विलम्ब या व्यय के बिना जो है न्यायालय में उसकी जो है हाजिरी उपाप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए डैन डिक्लेरेशन इसका दिया जा रहा है, उसका स्टेटमेंट एविडेंस दिया जा रहा है। अब या कोई सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है तो सेकेंडरी एविडेंस के लिए ये पहले साबित करना पड़ेगा कि प्रथम दृष्टिया जो प्राथमिक साक्ष्य है या तो नष्ट हो गया है या तो जो है विपक्षी के कब्जे में हो गया है या विपक्षी को सूचना दे दी गई है, उसके बाद भी वो जो है न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। मतलब वो जो सारी फॉर्मेलिटियाँ जो है पूरी की जाएंगी जो प्राथमिक साक्ष्य के न रहने पर ही ग्राह्य है सेकेंडरी साक्ष्य। तो यही ये उपधारा 2 कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि if the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the judge may in the discussion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved or requires evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact। मतलब ये न्यायालय के विवेक पर है और न्यायालय चाहे तो उसको जो है बिना साबित किए प्रथम साक्ष्य को जो है वो जो है दूसरा साक्ष्य देने की अनुमति दे सकता है। तो जो अभी दूसरा वाला उदाहरण हम लोग देखे हैं उसी को ये आगे का एक्सप्लेन करके बता रहा है। अब इलुस्ट्रेशन देख लीजिए। इलुस्ट्रेशन कर रहा है कि इट इज़ प्रपोज टू प्रूव ए स्टेटमेंट अबाउट ए रिलेवेंट फैक्ट बाई ए पर्सन अलेज टू बी डेड विच स्टेटमेंट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 26। द फैक्ट दैट द पर्सन इज डेड मस्ट बी प्रूव्ड बाई द पर्सन प्रपोजिंग टू प्रूव द स्टेटमेंट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द स्टेटमेंट। वही जो डैन डिक्लेरेशन की बात मैंने कहा था उसके बारे में बता रहा है। बी कह रहा है कि इट इज़ प्रपोज टू प्रूव बाई ए कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट सेड टू बी लॉस्ट। द फैक्ट दैट द ओरिजिनल इज लॉस्ट मस्ट बी प्रूव्ड बाई द पर्सन प्रपोजिंग टू प्रोड्यूस द कॉपी बिफोर द कॉपी इज प्रोड्यूस्ड। जो सेकेंडरी एविडेंस की बात हमने अभी किया है उसके बारे में बता रहा है। सी इसका उदाहरण कर रहा है कि A is accused of receiving stolen property knowing it to have been stolen. It is proposed to prove that he denied the possession of the property. The relevancy of the denial depends on the identity of the property. The court may, in its direction, either require the property to be identified before the denial of the possession is proved or permit the denial of the possession to be प्रूव्ड बिफोर द प्रॉपर्टी इज डिनाइड आइडेंटिफाइड। मतलब इसके कहने का मतलब कोई ऐसी जो है चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है प्राप्त करने का अभियुक्त है तो यह साबित करने की प्रस्तावना की गई कि उसने उस संपत्ति के कब्जे का प्रत्याख्यान किया। तो इस प्रत्याख्यान की सुसंगति संपत्ति की अनन्यता पर निर्भर है। न्यायालय अपने विवेकानुसार या तो कब्जे के प्रत्याख्यान के साबित होने के पूर्व संपत्ति की पहचान करने का अपेक्षा कर सकेगा या संपत्ति की पहचान किए जाने के पूर्व ही प्रत्याख्यान साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा। अब डी कह रहा है कि इट इज़ प्रपोज टू प्रूव ए फैक्ट ए विच इज सेड टू हैव बीन द काज आर इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू। देयर आर सेवरल इंटरमीडिएट फैक्ट्स बी सी एंड डी विच मस्ट बी शोन टू एग्जिस्ट बिफोर द फैक्ट ए कैन बी रिगार्डेड एज द काज or effect of the fact in issue. The court may either permit A to be proved before B, C or D is proved or may require proof of B, C and D before permit proof of A। तो यहाँ पर भी वही बात है कि न्यायालय के विवेक पर है कि या तो वो उस चीज़ को पहले ही जो सिस्टम है उसके हिसाब से कह दे और नहीं तो वो अलाउ कर सकती है कि बिना उसको साबित किए ही दे सकते हैं। अब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेज। अब इसमें बता रहा है कि विटनेसेस का कितने प्रकार का एग्जामिनेशन होता है। तो पहले होता है कि चीफ। अब चीफ एग्जामिनेशन कैसे होता है तो करेक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेसेस बाय द पार्टीज हु कॉल हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। मतलब कोई साक्षी है जिसको पक्षकार न्यायालय में बुलाता है साक्ष्य देने के लिए और उसके द्वारा उसका जो परीक्षा किया जाता है, जो मुख्य बयान जिसको कराया जाता है तो उसको चीफ कहा जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ।
अब दूसरा कह रहा है कि द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब जो उस पार्टी को लाया है विटनेसेस को, उसके एडवर्स पार्टी द्वारा, माने विपक्षी द्वारा अगर उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है चीफ के बाद, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाएगा। द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेसेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। मतलब यदि जो साक्षी को बुलाया था और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर से वह व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछना चाहता है या एग्जामिनेशन करना चाहता है, तो उसको पुनः परीक्षा कहा जाएगा। तो ये 3 तरह की परीक्षाओं का वर्णन दिया गया है कि परीक्षाओं का प्रकार क्या होगा। तो परीक्षाओं का प्रकार 3 होता है। पहला चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और तीसरा जो है री एग्जामिनेशन होता है। अब क्रम क्या होगा, आर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, तो धारा 143 में दिया गया है। देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए होगा कि धारा 41 में वहाँ लीडिंग क्वेश्चन है, यहाँ 42 में कब पूछा जा सकता है, वो सब बातें थी। अब यहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा आपका बदल जाएगा, धारा बस बदलेगा, कंटेंट सब वही है। यहाँ पर भी आगे लीडिंग क्वेश्चन वगैरह के बारे में आएंगे, सब कुछ वैसे ही है, बस ये है कि थोड़ा सीक्वेंस बदल गया धारा का। तो धारा 143 कह रहा है कि आर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षाओं का क्रम क्या होगा। तो पहला कह रहा है कि विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ, देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर क्रॉस एग्जामिन, देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर री एग्जामिन। मतलब क्रम जो है लगातार वही है कि पहले चीफ होगा, चीफ के बाद जो है एडवर्स पार्टी द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाएगा, उसके बाद फिर पार्टी चाहे जिसने बुलाया है तो वो री एग्जामिन कर सकता है। अब दूसरा उदाहरण कर रहा है कि द एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रिलेवेंट फैक्ट। मतलब ये जो चीफ होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो रिलेवेंट फैक्ट से ही संबंधित होना चाहिए, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट टू विच द विटनेसेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन इज चीफ। लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ जो है एग्जामिनेशन ऑफ चीफ तक ही मतलब संदर्भित नहीं होगा, उसके अलावा भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्ट रिलेवेंट ही फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब री एग्जामिनेशन तभी होगा जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा मैटर आया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एंड इफ न्यू मैटर्स इज बाय परमिशन ऑफ द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन, द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन अपॉन दैट मैटर। यदि कोई नया मैटर उसमें फिर आ जाता है तो न्यायालय के परमिशन से उसका फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन विपक्षी द्वारा किया जा सकेगा। अब उसके बाद कह रहा है जो धारा वहाँ 139 में बातें कही गई थी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, वो यहाँ पे धारा 144 में वर्णन है। ये कह रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। यदि किसी विटनेसेस को, किसी पर्सन को केवल किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए न्यायालय में बुलाया गया है तो उसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये धारा 144 कह रहा है कि ए पर्सन समन्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम ए विटनेसेस बाय द मियर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेज इट एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज ए विटनेस। जब तक वो एज ए विटनेस के रूप में न्यायालय में नहीं बुलाया जाता है तो खाली उसको जो है केवल उसको न्यायालय में डॉक्यूमेंट पेश कर देने से ही मात्र जो है वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा और ना ही वो साक्षी के रूप में माना जाएगा। अब विटनेसेस टू कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो ये कह रहा है कि जरूर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो धारा 145 कह रहा है कि विटनेसेस टू कैरेक्टर्स में बी क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिन। अब यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा। अब मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहाँ विराम दूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको कई पार्ट में मैं बताऊँगा। अभी धारा 40 से लेकर के 45 तक जो हमने बातें कही हैं उसको आप बेयर में एक बार ज़रूर पढ़िएगा। कंटेंट सेम है, केवल जो है धाराओं का अंतर हो गया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे जाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरे
इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।